करना है पूरा। और आज हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस, जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं भारत संसाधन एवं विकास, जो भूगोल का हिस्सा है। इसमें आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमारे चैप्टर का नाम है संसाधन। संसाधन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। संसाधन वो सारी चीज़ें जो आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों को आसान बनाती हैं, जिनसे आपके आसपास जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जिनको आप देख पा रहे हैं, जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, पेट्रोल जिसमें खाना बनाते हैं, गैस, लोहा, यहाँ तक कि कोयला, वो भी संसाधन है। आप कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधन है, लोहा भी संसाधन है। आप जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब संसाधन है। हम इसमें नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों पढ़ चुके हैं। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिनको एक बार यूज़ करके दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे कि सूर्य हमारा नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय है जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोल। कुछ आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब जहाँ तक है मैंने आपको ये एक बार का ओवरव्यू दे दिया है। हमने यही पढ़ा था, संसाधन पढ़े थे, संसाधन के प्रकार पढ़े थे, नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़े थे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय किस में आते हैं? प्राकृतिक। किस में आते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ओके फ्रेंड, चलिए अब हमारा नेक्स्ट है मानव निर्मित संसाधन। जो मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझ रहे हैं? जो मानव ने बनाया है वो है मानव निर्मित संसाधन। वो कुछ भी हो सकता है। लोहा, मान लीजिए आपके पास लोहा है, उससे आपने साइकिल बना दी, अलमीरा बना दी, दरवाज़ा बना दिया। वो क्या हो गए? लोहा था, लोहा को मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई करके क्या बना दिया? दरवाज़ा, अलमीरा, आपका बेड भी बनता है, फोल्डिंग बनती है। लोहे से क्या नहीं बनता है? केस बॉक्स, कुछ भी बन सकता है लोहे से। कुछ भी इन द सेंस जो चीज़ें बनाई जाती हैं लोहे से। लोहे से काफ़ी सारी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे अलमीरा बन सकती है, दरवाज़ा बनता है, आपकी चारपाई बनती है। बहुत सारी चीज़ों में लोहा यूज़ होता है। खिड़कियों में लोहा यूज़ होता है, आपकी मशीनों में लोहा यूज़ होता है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, पुल वगैरह बनते हैं, उसमें लोहा, हर चीज़ में लोहा यूज़ होता है। मानव निर्मित है ना। लोहा तो प्रकृति ने दिया है, पर उसका इस्तेमाल मानव ने किया है। तो मानव निर्मित यही चीज़ें होती हैं। ताला हो गया। आप मान लीजिए लकड़ी तो हमें प्रकृति में मिल गई। कहाँ मिल गई लकड़ी? प्रकृति में मिल गई। पर उससे क्या? बेड बना लिया, ड्रेसिंग टेबल बना ली, आपकी मेज़ें बना ली, कुर्सी बना ली। बहुत बड़े बड़े घर आपने देखे होंगे, घर भी लकड़ी के बनते हैं। तो वो क्या है? वो मानव निर्मित है। तो चलिए पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा मानव निर्मित का अर्थ। ऐसे संसाधन जिनका मूल रूप मानव द्वारा अपने प्रयोग के लिए बदल दिया जाता है। लकड़ी है, पेड़ पर है, कैसी है? देखिए ना कैसी है, पर उसका जो मूल रूप है वो तो पेड़ की लकड़ी का है ना। उसको डिफरेंट थिंग्स में बदल दिया। बेड में बदल दिया, अलमीरा में बदल दिया, घर में बदल दिया। तो उसका जो मूल स्वरूप था वो तो बदल गया ना। अब वो किसी और रूप में पहचानी जाएगी। पहले उसे लकड़ी कहते हैं, अब क्या कहेंगे? लकड़ी का घर है, बेड है। ये थोड़ी बोलेंगे ये पेड़ की लकड़ी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। टेबल है, टेबल बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे लकड़ी है। पर उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन कर देता है मानव अपनी सुविधाओं के लिए। उसे कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। नेक्स्ट है, आइए जाने लोहा खनिज तब संसाधन बना जब मानव ने उससे लोहा बनाना सीख लिया, जिससे पुल, बांध, सड़क, वाहन, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं, लोहे से बनी वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन
लोहा था, खनिज था, पर लोहे से जब इन मनुष्य ने प्रोडक्ट बनाना सीख लिया, उसके बाद उसे कहा गया मानव निर्मित संसाधन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन आप समझ गए ना। घर बनाना, सड़क बनाना, सड़क क्या है, ये भी तो एक संसाधन है। सड़क है, उस पर चलकर आप चले जाते हैं, अपने स्कूल जाना होता है। यही अगर सड़क नहीं होती, नदी होती, पहाड़ होते, इन सबको क्रॉस करके जाना होता, कितना मुश्किल होता। आपने लेह लद्दाख में देखा है, ट्रॉली से जाते हैं। केरल में देखा है, पहाड़ों पर देखा है कैसे लोगों को जाते हैं, जान मान की हानि का खतरा भी बना रहता है। जान मान की हानि का खतरा बना रहता है, बहुत मुश्किल होती है। आपको रोड बना के दे दी, संसाधन बना दिया, आप आसानी से चल सकते हैं। अब है मानव संसाधन, मानव का ही प्रयोग संसाधन के रूप में। बच्चा आज के जीवन में ना मानव बहुत बड़ा संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन कब आए, जब मानव ने अपने आप को संसाधन के रूप में प्रयोग किया और उन लोहे खनिज से लोहा बनाना सीखा, लकड़ी पेड़ों से घर बनाना सीखा, टेबल बनानी सीखी, कुर्सी बनानी सीखी। तो मानव संसाधन के रूप में प्रयोग हो रहा है ना। सबसे बड़ी चीज, मनुष्य स्वयं भी एक विशेष संसाधन है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब अपने पास ज्ञान, कौशल, तकनीक उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अगर लोग एडुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, या उनके पास कोई कौशल होता है, उनके पास ज्ञान होता है। आप पहले के वो देखिए पर्वत, मतलब पहले के जो पुराने पुराने महल देखिए, आप शिवालय देखिए, मंदिर देखिए, मस्जिद देखिए, वो कित नक्काशी से बनी है। आज के आर्किटेक्ट उन्हें बनाने में असफल होते हैं। जब हम उन्हें देखते हैं ना, जो उन पर नक्काशी उखेरी गई होती है, आप कभी जाइएगा जयपुर, इतने खूबसूरत महल है कि आपको लगेगा ये बनाया है उस टाइम के लोगों ने। किससे बनाया, कौशल ये तो था, पहाड़ काट काट के रास्ते बनाए हैं। इतने सुंदर नक्काशी की गई है महलों की। और ऐसा नहीं है सिर्फ इस बात का ध्यान कि महल बना दिया, कहीं भी बना दिया, ध्यान रखते थे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी, सबकी उचित व्यवस्था हो। जब उचित व्यवस्था होगी तभी तो आप वहाँ रह पाएंगे। एक मानव ने अपने जो कौशल है उसके प्रयोग से अपना जीवन सहज बनाया है। टेलीफोन है, किसी मानव ने तो बनाया है, जिसका प्रयोग आज सब कर रहे हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, मानव ने बनाया है ना, जिससे जीना आसान हुआ। तो मानव ही संसाधन है सबसे बड़ा। उसके बाद वो प्रकृति यूज करेगा ना, उसके बाद वो मानवीय संसाधन निर्मित करेगा। अगर मानव ही नहीं होगा तो कैसे होगा। तो आपका शिक्षित होना, आपका कौशल होना, शिक्षित होना, एडुकेटेड होना एक बात है, पर एक शिक्षित होना कि आपके पास वो ज्ञान है कि आप किसी चीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक संसाधन है मानव का, जिससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं, जिससे वार्ताएं होती हैं, जिससे दो देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, पर एक कम्युनिकेशन होती है, एक बात होती है, अपने रखने का तरीका होता है, कहने का तरीका होता है, जिससे बहुत सारे मतभेद सॉल्व हो जाते हैं बच्चा। वो भी एक संसाधन होता है। संसाधन संरक्षण, अगर हम संसाधन संरक्षण का अर्थ है कोयला, मान लीजिए कोयला यूज करे जा रहे हैं, ये आता है अनवनीकरणीय। अनवनीकरणीय में आता है, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो गया है तो ये दोबारा नहीं यूज़ हो पाएगा। ठीक है बच्चा, तो ये अगर हम सेव करके नहीं चलेंगे। पानी है, पानी तो सबसे आसान चीज़ है, पानी है, यूज़ करते जा रहे हैं, ख़त्म हो रहा है। आप देख पा रहे हैं पानी की कितनी किल्लत होती जा रही है। अगर हम इनको ठीक तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे, अंधाधुंध बहाएंगे, एक लोटे पानी की ज़रूरत है, एक बाल्टी पानी बर्बाद करेंगे, तो क्या होगा। भविष्य में जो पीढ़ी आएगी, क्या उसे पानी मिलेगा, क्या पानी मिलेगा उसे, बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, क्या जीवन संभव हो पाएगा। आपके पास मोबाइल फ़ोन हो, पानी ना हो, खाना ना हो, आप जी पाएंगे क्या। सबसे मूलभूत इकाइयाँ, पानी को तो दोबारा बना भी नहीं सकते। हाँ, पानी का उपयोग ठीक से किया जाए। अब आप कहेंगे समुद्र है, उनमें इतना पानी है, उनको फिल्टर करके पिएंगे। बेटा उनमें इतना नमक है, इतना नमक है, मशीनें बंद हो जाती हैं।
जब उनका पानी फ़िल्टर करने की कोशिश की जाती है। क्या आप पहले इंसान हैं जिसने ये सोचा होगा? जब पानी की समस्या इतनी विकट है तो सरकार सोच रही होगी ना, पर हो नहीं पा रहा है क्योंकि नमक बहुत है। और नमक की वजह से क्या होता है, मशीनें बंद हो जाती हैं, पूरी की पूरी मशीनें बंद हो जाती हैं, नहीं चलती हैं। फिर क्या करें, कैसे फ़िल्टर होगा? पानी कम नहीं है, पर जो पीने योग्य, जो उपयोग करने योग्य पानी है, उसकी कमी है। तो इसीलिए हमें जो भी संसाधन है उनका इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि वो हमारे साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो पाए। इसीलिए पढ़ते हैं हम संसाधन संरक्षण, सिक्योर, प्रिजर्व कैसे करें हमारे जो रिसोर्सेस हैं। कल्पना कीजिए यदि पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, सारे वृक्ष कट जाएं, तो क्या जल के बिना जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा? जल के अभाव में जीवन संभव हो पाएगा? एक दिन रह के देख लीजिए। भविष्य की कल्पना तो बाद में करेंगे, पहले आप एक दिन बिना पानी के रह के देख लीजिए, अपने आप पानी की कीमत समझ में आने लगेगी। जल के अभाव में जीव जंतु, वनस्पति एवं स्वयं मानव जाति का जीवन असंभव है। अगर हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं हैं तो एक दिन वह है हमारे लिए दुर्लभ हो जाएगा और नवीकरणीय संसाधन तो निश्चित समाप्त हो जाएंगे। और फिर पानी के बिना बैठे रहना, कैसा जीवन? बस लड़ाई होगी फिर एक दूसरे से मार काट कि हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए, क्योंकि अभी है तो हम उसका ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये बेटा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ऐसे में संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। जो पानी के एक लोटे से काम होता है उसे एक लोटे से करिए, बाल्टी भर पानी का प्रयोग ना करें जिससे पानी व्यर्थ जाए। एक लोटे की ज़रूरत है, एक लोटे का यूज़ करें, उससे ही पानी बचेगा। अब आप कहेंगे हमारे अकेले कैसे? अकेले कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसा व्यर्थ ही करते रहेंगे। जैसे हम रोड पर चलते हैं, आप छोटे हैं बेटा तो आप लोगों को ये मैं सिखाना चाहती हूँ। कूड़ा अगर आप कुछ खाते हैं बाज़ार से लेके तो उसको अपने बैग में रख लीजिए, ऐसे रोड पर ना फेंकें। अब कि आप दूसरों को देखते हैं कूड़ा रोड पे फेंक रहे हैं तो खुद भी फेंकते हैं, डस्टबिन में डालें। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 100 बार ही कूड़ा सिर्फ डस्टबिन में फेंका होगा बैग, पर मैं 98% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि मैं अपना कूड़ा रोड पर नहीं फेंकती, कहीं और नहीं फेंकती। कोशिश कर, मेरे आप बैग का भी चेक करेंगे ना तो उसमें खाए हुए चॉकलेट के या टॉफ़ी के या फिर जो नमकीन वगैरह खाते हैं उसके रैपर होते हैं, वो आपको मेरे बैग में कोने में जो जहाँ बॉटल रखते हैं उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि मैं फेंकती नहीं हूँ उनको। मैं डस्टबिन में फेंकती हूँ सीधे आके घर पर। रोड पर सब लोग कूड़ा फेंकेंगे तो एक दिन कचरा बन जाएगा। आपको पता है हमारे भारत में मैक्सिमम लोग जो विदेश से आते हैं उनके आगे क्या छवि बनी हुई है कि डस्टबिन, कहीं भी कचरा फैला हुआ मिल जाता है, कहीं भी कोई भी थूकने लगता है, कहीं कोई कुछ भी फेंक देता है, बस घर साफ होना चाहिए, देश साफ है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देश भी पता है, जब आप विदेश में जाती हैं, विदेश के लोग आते हैं ना, जब आप अपने घर में हैं तो आप घर, जब आप स्टेट शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप ये बोलते हैं हम घर के रहने वाले हैं, हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले हैं। तो क्या कहते हैं? हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। जब राज्य से भी बाहर विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? इंडिया। इंडिया आपका घर होता है, तो आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। तो कोशिश करनी चाहिए एक अच्छे नागरिक बनने की। मैं ये नहीं कह रही किसी और का कूड़ा उठा के आप डस्टबिन में फेंक दो, पर अपना कूड़ा तो आप फेंक सकते हो ना। चलिए टॉपिक पर आते हैं। उपयोग पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहते हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि संसाधन का ऐसे प्रयोग करना कि वर्तमान की पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब जो सस्टेन करे, जो लंबे समय तक चले, आज के बारे में न सोचकर भविष्य के बारे में भी सोचा जाए, उसे कहते हैं सस्टेनेबल, सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। ये नाम समझ लीजिए आप। भारत में सरकार के अधीन शिक्षा मंत्रालय 1985 में इस मंत्रालय की स्थापना लोगों को कौशल को बढ़ाने के लिए की गई। ये है मानव को संसाधन बनाने के लिए, लोगों में कौशल विकसित करने के लिए। इसलिए आप देखते हैं ना सरकार ने
सिलाई सिखाना स्टार्ट किया है, ब्यूटी पार्लर का कोर्स लड़कियों को कराना सिखाना शुरू किया है, और उनको हलवाई मतलब किचन का, और क्या कहते हैं कंप्यूटर सिखा रहा है लड़कियों को, लड़कों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर कैसे करते हैं, फ्रिज, एसी, कूलर, ये तो ये सरकार ने स्टार्ट किया जिससे कि लोगों में कौशल विकसित किया जा सके, जिससे वो खुद नौकरी जनरेट कर सकें, उन्हें किसी की नौकरी ना करनी पड़े, उतने विकसित हो जाएं वो। लोगों को कौशल बढ़ाने के लिए की गई। इससे स्पष्ट है लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप भी हमारे देश के लिए मूल्यवान हैं। ये ना सोचें आप मूल्यवान नहीं हैं। आप, मैं, हम सब देश के लिए मूल्यवान हैं, क्योंकि हम ही देश की पहचान है। जिस देश में सबसे ज़्यादा युवा पाया जाता है वो भारत ही है। उसको कैसे विकसित करना है? पृथ्वी पर जीवन शक्ति की विविधता का संरक्षण करना। जो हमारे देश में विविधताएं पाई जाती हैं, आपने सुना होगा ना, एक कोस पर पानी बदले दो कोस पर वाणी, इस तरीके का, क्योंकि विविधता तो हमारे देश में भरी पड़ी है। कहीं सर्दी बहुत है, कहीं गर्मी बहुत है, कहीं कुछ मौसम में परिवर्तन, कहीं एक जैसा मौसम रहता है, तो विविधता, उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं उनका भी संरक्षण बहुत ज़रूरी है बच्चा। जैसे देख रहे हैं ना कि ताजमहल पीला पड़ता जा रहा था, तो उसके संरक्षण के लिए वहाँ आसपास जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी उनको बंद करवा दिया गया। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को न्यूनतम करना। जो प्रकृति में संसाधन उपलब्ध हैं, कोयला, पेट्रोल, पानी, उनके संसाधनों का ह्रास मतलब उनको वेस्ट ना करें, उनका प्रयोग ऐसे करें कि वो आगे वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध हो सके। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। जो पर्यावरण है उसके प्रति हमें थोड़ा सचेत होना पड़ेगा, हमें सहानुभूति रखनी पड़ेगी कि ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम नहीं करेंगे कोई और कर लेगा, कोई नहीं कोई और कर लेगा। हमें भी उसके प्रति सहानुभूति रखनी होगी कि ये हमारा देश है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारी ज़रूरत है, ये हम अपनी भावी पीढ़ी को देना चाहते हैं उपहार स्वरूप। ऐसा ना हो उनको हम पानी देना भूल जाएं, उनको पेट्रोल ही नहीं दे पाएँ, कैसे चलाएंगे गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आप छोड़ कर जाएंगे। समुदाय अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, बच्चा एज अ टीचर, मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है, आप एज अ पेरेंट्स, आप एज अ बड़े भाई, एज अ बड़ी दीदी, अपने से छोटों को कम से कम ये सिखाएं कि पर्यावरण है ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें इसका मूल्य समझना चाहिए। जब ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी ना, तब हमें इनका मूल्य समझ में आएगा, तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 2015 को 25 सितंबर को क्या किया, 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। संकल्प पूरा करने के लिए भारत सहित विश्व के अन्य देशों ने सहमति दी। सब लोग एकजुट खड़े हुए, क्योंकि यहाँ सिर्फ देश की बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है। इसमें 5 SP, 5P, इसमें 5P पर ध्यान दिया गया। अब वो 5P कौन कौन सी थी? P फॉर पीपल यानी लोग, P फॉर प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, P फॉर पीस, P फॉर पार्टनरशिप, P फॉर प्लैनेट, प्लैनेट जिस पर हम रह रहे हैं वो भी एक प्लैनेट है। पार्टनरशिप मतलब भागीदारी, जन जन की भागीदारी, क्योंकि सफाई है भारत में, उसमें ऐसे तो है नहीं नरेंद्र मोदी जी अकेले देश के लिए निकलें और वो पूरा देश साफ कर लें, या चंद 4 लोग निकले, नहीं। जब पूरा देश भागीदारी देगा, सब इतने सतर्क हो जाएंगे कि कूड़ा रोड पे नहीं फेंकना, कोई फेंक रहा है तो उसे टोकना है, अपने यहाँ साफ हो जाएगा। कुछ मेहनत करने की या रॉकेट साइंस जैसा नहीं रहेगा। शांति, कि अगर कुछ हो रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलती से कर दिया है तो उस पर ऐसे नहीं कि 4 लोग आए और मारना शुरू कर दें, कोशिश करें उस बात को रफा दफा करने की। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, जो हमारा समृद्ध वातावरण हो, हमारे पास जन धन सबकी समृद्धि हो, किसी चीज़ की कमी ना हो, हमारे लोग भूख से प्यास से मरे नहीं, उनके पास भरपेट खाना हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है हमारे देश के लिए। पीपल लोग तो हैं ही सबसे बड़ा संसाधन। जिस देश के लोग देश के साथ खड़े होते हैं वो देश विकसित होता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय
NSFFCC के समक्ष भारत ने जलवायु पहला योजना 2 अक्टूबर 2015 कल क्या है 2 अक्टूबर क्या है गांधी जयंती के दिन ही ये वाली योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी। कौन सी? जलवायु पहल योजना, जलवायु को संरक्षित करने की योजना, जिसमें भारत ने 2020 तक अपनी क्या 40% ऊर्जा आवश्यकता का गैर जीवाश्मी स्रोत, मतलब जो ऊर्जा उपयोग में हो रही है उसका, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करने का वचन दिया कि हम कोशिश करेंगे जो हमारी प्रकृति में उपलब्ध है उन संसाधनों से हम ऊर्जाओं का प्रयोग कर सकें और हम ऊर्जाओं को वेस्ट ना करें। तो बेटा इस चैप्टर की थ्योरी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, अच्छे नागरिक बनिए। ओके फ्रेंड्स।